दुनिया इस वक्त एक नए युद्ध की चौखट पर खड़ी है। बिना किसी लंबा चौड़ा इंट्रो के आइए सीधे इस वक्त के सबसे बड़े और संगीन भौगोलिक संकट की गहराई में चलते हैं। एक ऐसी स्थिति जहां आग लगातार भड़कती जा रही है। ओके, चलिए इसको समझते हैं। जरा फरवरी 2026 के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बारे में गौर करते हैं। ये कोई छोटा मोटा अटैक नहीं था। सिर्फ 24 घंटे के अंदर ईरान पर 1000 से ज्यादा स्ट्राइक्स किए गए। अमेरिका का साफ मकसद था वहां की टॉप लीडरशिप को निशाना बनाना। ये एक असाधारण मिलिट्री मूव था जिसने हमेशा के लिए इस रीजन का बैलेंस हिलाकर रख दिया। अब मुद्दा ये है कि पूरा क्षेत्र एकदम कगार पर है। अमेरिका ने ईरान की टॉप लीडरशिप और कमांडर्स को निशाना जरूर बनाया, लेकिन शांति आने के बजाय क्या हुआ? एक ग्लोबल लेवल का एस्केलेशन। आग पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुकी है और कॉन्फ्लिक्ट पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होता दिख रहा है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य सामने आता है। अगर लड़ाई अमेरिका से है तो ईरान सीधे अमेरिका पर हमला करने के बजाय आसपास के खाड़ी देशों यानी गल्फ कंट्रीज पर क्यों हमला कर रहा है? इस ट्रिक को समझने के लिए हमें इस पूरे रीजन की कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजिक रियलिटी पर नजर डालनी होगी। जवाब एक छोटे से समुद्री रास्ते में है जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कहते हैं। पानी का सिर्फ 9 से 10 किलोमीटर का एक पतला सा रास्ता, लेकिन ये ईरान को असाधारण ताकत देता है। इस एक रास्ते के ब्लॉक होने का क्या असर होगा, आइए देखते हैं। ग्लोबल ऑयल सप्लाई 20% तक रुक सकती है। खाड़ी देशों का 90% खाने का आयात अटक जाएगा। और तो और पीने का पानी तक खतरे में आ जाएगा, क्योंकि वहां के 60% डीसैलिनेशन प्लांट्स उनके निशाने पर आ सकते हैं। उसके अलावा समुद्र के अंदर बिछी इंटरनेट केबल्स पर भी एक तरह से उनका कंट्रोल बन जाता है। ये दुनिया की इकोनॉमी पर एक डायरेक्ट चोक होल्ड जैसा है। लेकिन इस वर्तमान उथल-पुथल को पूरी तरह समझने के लिए हमें टाइम को थोड़ा रिवाइंड करना होगा। आज की इस कियोस और दुश्मनी की असली जड़ें 1950 के दशक में हैं। आइए पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। एक दौर था जब ईरान अकेले पश्चिमी देशों को 67% बंकर फ्यूल सप्लाई करता था। पर जब 1951 में वहां के प्रधानमंत्री मौसदेग ने तेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया, तो 1953 में ऑपरेशन एजैक्स के जरिए उन्हें हटा दिया गया। इस एक कदम ने वहां के लोगों में गुस्से की ऐसी आग लगाई जो 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन में तब्दील हो गई। अमेरिका के समर्थन वाले शाह को उखाड़ फेंका गया और बस जिस इंटेंस एंटी अमेरिकन दुश्मनी को आज देखा जाता है, उसकी सच्ची शुरुआत यहीं से हुई थी। यहाँ से हम आते हैं 1970s के दशक में, जब ग्लोबल इकोनॉमिक्स ने अमेरिका और मिडिल ईस्ट के बीच एक परमानेंट रिश्ता बना दिया, खासकर निक्सन शॉक के बाद, जब डॉलर का गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हो गया था। दरअसल 1974 में अमेरिका और सऊदी अरेबिया ने एक बड़ा समझौता किया जिसे पेट्रो डॉलर रीसाइक्लिंग कहा जाता है। इसे इस तरह समझिए, खाड़ी देश अपना तेल सिर्फ और सिर्फ यूएस डॉलर्स में बेचेंगे और जो डॉलर उन्हें मिलेंगे उन्हें वापस अमेरिकन इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर देंगे। बदले में अमेरिका उन्हें मिलिट्री प्रोटेक्शन की गारंटी देगा। इन देशों के राज परिवारों के लिए अपनी सत्ता बचाने का ये सबसे मजबूत आधार बन गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हिस्ट्री साफ बताती है, जब भी किसी ने इस डॉलर के दबदबे को हटाने की कोशिश की, उसके नतीजे कितने संगीन हुए। सद्दाम हुसैन ने ऑयल ट्रेड यूरो में करना चाहा था, मुअम्मर गद्दाफी ने गोल्ड बैक्ड करेंसी की बात की थी। इन दोनों का क्या अंजाम हुआ, ये पूरी दुनिया जानती है। और आज बिल्कुल यही काम ईरान कर रहा है। वो खाड़ी देशों के इस डॉलर बेस्ड ऑयल फ्लो को सीधे तौर पर चुनौती दे रहा है। और डॉलर पर खतरा होने का मतलब है सीधे अमेरिका की ग्लोबल पावर पर खतरा। अब इस पूरे टकराव के परमाणु यानी न्यूक्लियर एंगल की तरफ बढ़ते हैं, और सच में इसकी शुरुआत की कहानी बेहद ही चौंकाने वाली है। अब इस स्लाइड पर जो डिटेल है वो काफी सरप्राइजिंग है। ईरान को उसकी फाउंडेशनल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी किसी और ने नहीं बल्कि खुद अमेरिका ने दी थी, 1957 के एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम के तहत। शुरुआत में ये पूरा इकोसिस्टम मेडिकल रिसर्च जैसे थैलेसीमिया के इलाज के लिए सेटअप करके दिया गया था। पर हालात काफ़ी तेज़ी से बदले। 1980s के दशक में जब ईरान इराक वॉर हुआ, ईरान पर भयानक केमिकल अटैक्स हुए जिनको यूनाइटेड नेशंस ने पूरी तरह अनदेखा कर दिया। फिर 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला करके सद्दाम को हटा दिया। इन इवेंट्स के बाद ईरान को ये बात क्लियर हो गई कि दुनिया में उन्हें बचाने कोई नहीं आएगा। बाहरी ताकतों से अपनी सरकार को बचाने का अब सिर्फ एक ही रास्ता था, एक मजबूत न्यूक्लियर डिटरेंट विकसित करना।
तो आखिर इस टकराव का सबसे क्रूशल पॉइंट क्या है? ये शब्द एनरिचमेंट। आसान शब्दों में रॉ यूरेनियम में U-235 आइसोटोप की मात्रा को बढ़ाना। अगर इस मात्रा को 3 से 5% तक एनरिच किया जाता है तो वो सिर्फ बिजली बनाने के काम आता है, पर अगर यही लेवल 90% तक पहुंच जाए तो उससे परमाणु हथियार बनते हैं। और यही वो टेक्निकल डिफरेंस है जिस पर दुनिया की सारी डिप्लोमेसी और नेगोशिएशंस टिकी हुई हैं। डिप्लोमेटिक डील्स और सैंक्शंस का ये पूरा टाइमलाइन किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रहा है। 2015 की डील में ये लिमिट 3.67% तय की गई थी, पर जब अमेरिका इस डील से बाहर निकला तो ईरान ने इसे बढ़ाकर 20% कर दिया। उसके बाद स्टक्सनेट जैसे साइबर अटैक्स हुए, साइंटिस्ट्स मारे गए और इन सब के जवाब में 2021 आते आते ईरान ने एनरिचमेंट लेवल 60% तक पहुंचा दिया। और वहीं से हालात लगातार बिगड़ते गए, जो अंत में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जैसे एस्केलेशंस में बदल गए। अब इन सब के बाद वापस वर्तमान लड़ाई पर आते हैं। एक मिलिट्री सुपर पावर से आमने सामने लड़ना तो लगभग नामुमकिन है। तो ईरान आखिर लड़ कैसे रहा है? जवाब है उनकी असिमेट्रिक यानी असमन्वित रणनीति। यहाँ पर मोज़ेक डॉक्ट्रिन को समझना बहुत जरूरी है। ईरान ने काफी चालाकी से पूरे देश के डिफेंस को 31 ऑटोनमस प्रोविंशियल कमांड्स में बांट दिया है। इसका फायदा ये है कि अगर दुश्मन सेंट्रल लीडरशिप या टॉप कमांडर्स को तबाह भी कर दे तो भी हर सब यूनिट अकेले लड़ाई जारी रख सकती है। यही वजह है कि फरवरी 2026 में अपने बड़े नेताओं को खोने के बाद भी ईरान बिना रुके काउंटर अटैक्स कर पाया। और इन आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये स्ट्रैटेजी कितनी असरदार है। एक तरफ अमेरिका के एडवांस्ड इंटरसेप्टर मिसाइल्स और रेडार्स हैं जिनकी कीमत मिलियंस में है, जैसे एक एडवांस्ड रेडार $300 मिलियन का, और दूसरी तरफ इन्हें तबाह करने वाले ईरान के शाहिद ड्रोन्स जो सिर्फ 20 से 50 हजार डॉलर के बीच बन जाते हैं। बेहद कम खर्च में सामने वाले के महंगे हथियार बर्बाद करना, ये फाइनेंशियल स्ट्रेन अमेरिका के मिलिट्री पर एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ डाल रहा है। सस्ते हथियारों के अलावा भी ईरान के पास कुछ सॉलिड नेचुरल फायदे हैं। ज़ाग्रोस और अल्बोर्ज के पहाड़ उन्हें एक लाजवाब नेचुरल ढाल देते हैं। देश का इतना बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया किसी भी अटैक के असर को एब्जॉर्ब कर लेता है। पहाड़ों की गहराई में उनकी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज़ बची हुई हैं जहां नॉर्मल अटैक्स बेअसर हैं। और सबसे बढ़कर पूरे मिडिल ईस्ट में फैला उनका एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रॉक्सी ग्रुप्स का बड़ा नेटवर्क। इन सब की वजह से अमेरिका के लिए वहां एक ट्रेडिशनल मिलिट्री जीत हासिल करना लगभग नामुमकिन बन जाता है। तो आखिर में एक बेहद बड़ा सवाल उठता है, अगर एक कन्वेंशनल वॉर से कुछ हासिल नहीं होने वाला और वैश्विक अर्थव्यवस्था का आधार यानी पेट्रोडॉलर सिस्टम बुरी तरह खतरे में है, तो दुनिया इस तबाही के रास्ते से पीछे कैसे हटेगी? ये अब सिर्फ 2 देशों का आपसी टकराव नहीं रहा, ये पूरी दुनिया के तेल, इंटरनेट और आर्थिक स्थिरता का सवाल बन चुका है। जब मिलिट्री पावर से हल नहीं निकल रहा, तो क्या दुनिया एक ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ेगी जहां से वापसी नामुमकिन है? ये एक ऐसी सोच है जो आगे आने वाले कल की दिशा तय करेगी।